कांट के दर्शन में हम ये देखते हैं कि हमने देश और काल के स्वरूप को देखा, देश और काल की तात्विक व्याख्या को देखा। अब हम ये देखना चाहते हैं कि कांट जो है वह देश और काल को किस प्रकार, उनकी सत्ता को किस प्रकार सिद्ध करते हैं। कांट देश और काल को प्रागनुभविक प्रत्यक्ष रूप मानते हैं। इन्हें प्रागनुभविक मानने का तात्पर्य यह है कि देश और काल अनुभव के पूर्व है। हमारा अनुभव इन्हीं के कारण होता है। जब हम इंद्रियों के माध्यम से किसी बाह्य वस्तु की संवेदना करते हैं तो उन संवेदनाओं पर देश काल का रंग चढ़ जाता है। इस रंग के चढ़ते ही संवेदनाएं सार्वभौम और अनिवार्य बन जाती है। तात्पर्य यह है कि सभी व्यक्ति को एक ही प्रकार से किसी वस्तु की संवेदना होती है। इसका कारण है कि सबकी संवेदनाओं को प्राप्त करने की शक्ति या संवेदन ग्राहिता समान है। इस शक्ति के दो जन्मजात सांचे हैं जिन्हें देश और काल कहते हैं। इन सांचों के कारण ही संवेदनाएं सार्वभौम और अनिवार्य बन पाती है। अतः संवेदनाओं की अनिवार्यता के लिए प्रागनुभविक देश और काल की अनिवार्यता आवश्यक शर्त है। पुनः देश और काल तो प्रत्यक्ष रूप है, प्रत्यय रूप नहीं। प्रत्यय तो बुद्धि का धर्म है। जब हमें संवेदनाएं प्राप्त हो जाती है तो बुद्धि इनमें व्यवस्था तथा क्रम लाती है। अतः प्रत्यय तो बौद्धिक व्यापार है। बौद्धिक व्यापार तो इंद्रिय प्रदत्त संवेदनाओं पर होता है। उदाहरण के लिए हम एक लाल फूल का प्रत्यक्ष करते हैं तो हम इसकी संवेदना देश काल के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। यदि हमारे मन में देश काल की आवश्यक शर्त पहले से न हो तो हम एक वस्तु के संवेदना नहीं प्राप्त कर सकते, परंतु संवेदनाओं को ग्रहण करने पर हमारी बुद्धि इन संवेदनाओं में व्यवस्था तथा क्रम लाती है। इन्हें द्रव्य, गुण, भाव आदि प्रत्ययों के माध्यम से विचार व्यक्त करती है। ये सभी प्रत्यय तो प्रत्यक्ष रूप संवेदनाओं से परे हैं। इसी कारण कांट देश काल को प्रत्यक्ष रूप मानकर इन्हें प्रत्यय रूप नहीं मानते। देश काल को प्रागनुभविक प्रत्यक्ष रूप मानकर कांट गणित तथा रेखा गणित के ज्ञान को संभव बताते हैं। गणित में सार्वभौम और अनिवार्य निष्कर्ष पाए जाते हैं। गणित की यह अनिवार्यता देश और काल की देन है। गणित का संबंध काल से है और रेखा गणित का संबंध देश से है। इनसे संबंधित होने के कारण ही इनके निष्कर्ष सार्वभौम और अनिवार्य बन जाते हैं। साथ ही गणित के वाक्य संश्लेषणात्मक है, विश्लेषणात्मक नहीं। हम पहले विचार कर आए हैं कि विश्लेषणात्मक तो ज्ञान का वर्धन करता है, क्योंकि इनका संबंध विशेषों से होता है, सामान्यों से नहीं। विशेष तो प्रत्यक्ष रूप है। इस प्रत्यक्ष रूपता के कारण ही गणित का ज्ञान प्रागनुभविक, अनिवार्य तथा संश्लेषणात्मक अर्थात प्रत्यक्ष होता है। संवेदन परीक्षा में कांट ने देश और काल की समस्या पर विचार किया और प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि देश, काल तथा संवेदना में संबंध क्या है। तो उत्तर देने के प्रयास में हम ये देखते हैं कि संवेदनाओं का स्वरूप अनिवार्य और विशेष दोनों होता है। अनिवार्यता ज्ञान का स्वरूप है और विशेषता ज्ञान की सामग्री। अतः वैज्ञानिक ज्ञान अनिवार्य और विशेष दोनों होता है। ये दोनों देश और काल की देन है। देश और काल तो अनुभव पूर्व या प्रागनुभविक शर्त हैं। इन प्रागनुभविक शर्तों के कारण ही संवेदनाओं का स्वरूप भी प्रागनुभविक या अनिवार्य हो जाता है। देश और काल तो अनिवार्य आवरण है। अतः संवेदनाएं इनके माध्यम से आकर अनिवार्य हो जाती है। पुनः देश और काल का स्वरूप विशेष है, अर्थात ये प्रत्यक्ष रूप है। संवेदनाओं का स्वरूप तो विशेष रूप ही होता है, अर्थात हमें संवेदनाएं वस्तु विशेषों की ही प्राप्त होती है। यही ज्ञान की सामग्री या उपकरण है। संवेदनाओं की यह विशेषता तो देश और काल की विशेषता प्रत्यक्ष रूपता के कारण है। तात्पर्य यह है कि ज्ञान के लिए सामग्री और स्वरूप दोनों की आवश्यकता है। हमारी संवेदनाओं में विशेषता है क्योंकि ये वस्तु विशेष की संवेदनाएं हैं। साथ ही इन वस्तु विशेषों से ज्ञान नहीं होता। विशेषों का ज्ञान भी विशेष ही होगा, सर्वव्यापक और अनिवार्य नहीं।
सर्वव्यापकता और अनिवार्यता के लिए प्रागैतिहासिक सांचों की आवश्यकता है। ये सांचे देश और काल हैं। इस प्रकार वैज्ञानिक ज्ञान के स्वरूप और सामग्री दोनों के लिए देश काल की विवेचना आवश्यक है। यही कारण है कि कांट की बुद्धि या ज्ञान परीक्षा सर्वप्रथम संवेदन परीक्षा से प्रारंभ होती है और संवेदन परीक्षा में संवेदन, देश और काल पर विचार किया जाता है। कांट के पहले भी ज्ञान पर पर्याप्त विचार किया गया है, परंतु वैज्ञानिक ज्ञान पर नहीं। बुद्धिवादियों ने ज्ञान की अनिवार्यता को स्वीकार किया, अर्थात ज्ञान को प्रागैतिहासिक बताया, परंतु ज्ञान में प्रागैतिहासिकता कैसे आती है इसे नहीं बताया। कांट के अनुसार देश और काल के कारण ज्ञान में प्रागैतिहासिकता आती है, अर्थात देश काल के कारण ही संवेदनाएं अनिवार्य और सर्वव्यापक हो जाती है। इस प्रकार कांट बुद्धिवादियों की अनिवार्यता को स्वीकार करते हुए भी इसकी वैज्ञानिक व्याख्या देश और काल को लेकर प्रस्तुत करते हैं। देश काल को प्रागैतिहासिक प्रत्यक्ष सिद्ध करना कांट की बड़ी देन है। साधारणतः प्रागैतिहासिक प्रत्यक्ष में विरोध प्रतीत होता है। प्रागैतिहासिक तो अनुभव पूर्व है और प्रत्यक्ष अनुभवजन्य। कांट इस विरोध का निराकरण करते हैं। उनके अनुसार किसी वस्तु के संवेदना ग्रहण करना तो प्रत्यक्ष रूप है। हमारी इंद्रियां कारण हैं जिनके माध्यम से संवेदनाएं हमारे भीतर आती है। ये संवेदनाएं ज्ञान की सामग्री है, परंतु इस सामग्री को प्राप्त करने के लिए हमारे मन में देश काल के सांचे हैं। इन्हीं सांचों से संवेदनाएं पहुंचती है। ये सांचे तो संवेदनाओं के पूर्व हैं, अतः प्रागैतिहासिक हैं। यदि ये पहले से न रहें तो संवेदनाओं का ग्रहण ही नहीं हो सकेगा। अतः देश काल संवेदन ग्राह्यता के सांचे संवेदना से पूर्व हैं, अर्थात प्रागैतिहासिक हैं। परंतु ये प्रागैतिहासिक रूप सांचे संवेदनाओं पर ही कार्य कर सकते हैं। संवेदनाएं तो प्रत्यक्ष रूप है, अतः प्रागैतिहासिक प्रत्यक्ष में विरोध नहीं है। बुद्धि परीक्षा। संवेदन परीक्षा में हमें संवेदन ग्राह्यता पर विचार किया है। संवेदनाएं तो यथार्थ ज्ञान के उपकरण या सामग्री है। संवेदनाएं अस्त व्यस्त और अव्यवस्थित रहती है। इन्हें क्रमबद्ध और व्यवस्थित बनाना तो बुद्धि का कार्य है। बुद्धि इन्हें सामान्य या प्रत्यात्मक स्वरूप प्रदान करती है। इसका तात्पर्य है कि संवेदनाएं बुद्धि के नियमों के अनुकूल होकर ही बुद्धि या ज्ञान का विषय बनती है। बुद्धि के विषय कांट के अनुसार प्रत्यय हैं, अतः बुद्धि परीक्षा में कांट प्रत्ययों पर विचार करते हैं। कांट इन प्रत्ययों को संवेदन शक्ति के समान ही महत्वपूर्ण बताते हैं। संवेदन शक्ति तो संवेदनाओं के प्रवेश द्वार हैं। इनसे संवेदनाएं रश्मि मन में आती है। आते ही इन पर अनिवार्य और सार्वभौम आवरण चढ़ जाता है, परंतु ये अलग अलग रहती है। इन्हें एक साथ जोड़ना, द्रव्य, गुण, कर्म आदि की संज्ञा प्रदान करना, कार्य कारण सूत्र में बांधना आदि सभी बौद्धिक कार्य हैं। इनका सम्मिलित नाम मानसिक प्रत्यय है। ये सभी बौद्धिक कार्य या व्यापार संवेदनाओं के लिए आवश्यक है। इन प्रत्ययों के बिना संवेदनाएं अंधी है और प्रत्यय संवेदनाओं के बिना रिक्त हैं। संवेदन शक्ति सोच विचार नहीं कर सकती और प्रत्यय संवेदनाओं को ग्रहण नहीं कर सकते। संवेदनाओं का ग्रहण तो संवेदन शक्ति देश और काल के माध्यम से ही होगा, परंतु जैसे ही संवेदनाएं प्राप्त होगी, बौद्धिक कार्य या प्रत्ययकरण प्रारंभ हो जाएगा। वस्तुतः संवेदनाओं को ग्रहण करना और उन्हें संयोजन, नियमन आदि करना दोनों ही बौद्धिक कार्य हैं। बुद्धि के बिना तो इनमें कोई कार्य नहीं हो सकता। बुद्धि पहले निष्क्रिय रहती है, केवल संवेदनाओं को ज्यों का त्यों ग्रहण करती जाती है, परंतु ग्रहण करने के बाद इन्हें बुद्धि अपने नियमों के अनुकूल बनाती है। यह बुद्धि का सक्रिय स्वरूप है। बुद्धि परीक्षा में हम बुद्धि के सक्रिय स्वरूप पर ही विचार करते हैं। बुद्धि का सक्रिय स्वरूप संवेदनाओं का प्रत्ययीकरण है, अतः इस भाग में प्रत्ययों पर विचार करते हैं। प्रत्यय का संबंध पदार्थों से है और पदार्थों का संबंध परामर्शों से है। इस प्रकार पदार्थ और परामर्श दोनों बुद्धि परीक्षा के अंग हैं। पदार्थ 12 माने गए हैं, परामर्श भी 12 हैं, अतः पदार्थ और परामर्श में बड़ा घनिष्ठ संबंध है। कांट के अनुसार जितने प्रकार के परामर्श हैं उतने ही प्रकार के पदार्थ हैं। इस प्रकार बुद्धि परीक्षा में कांट
प्रत्यय, पदार्थ और परामर्श, इन तीनों पर विचार करेंगे, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में विचार करेंगे।